सर यहाँ पे मैं चश्मा लगाता हूँ, इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल हूँ कि नहीं, क्योंकि जिस एग्जामिनेशन को तुमने मेहनत करके टारगेट किया, अपना टाइम दिया, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये A3 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है। अब यहाँ पे A3 के अंदर लिखा हुआ है कि 6/9 और 6/9 विजन होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। हेलो इंजीनियर्स, आरआरबी जेई के फॉर्म को भरते समय बहुत सारे दोस्तों ने एक सवाल पूछा कि सर यहाँ पे मैं चश्मा लगाता हूँ, इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल हूँ कि नहीं। सर मेरी मेडिकल कंडीशन ये है, क्या मैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद फाइनली सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं। ऐसे तमाम सवालों को आज एड्रेस करूंगा आज के इस वीडियो में। और जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, वो ये वीडियो जरूर देखें ताकि उनको समझ में आए कि मेडिकल प्रोसीजर क्या होता है। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है तो क्या वो इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि जिस एग्जामिनेशन को तुमने मेहनत करके टारगेट किया, अपना टाइम दिया, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर फाइनली मैं इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं। तो आइए बेटा जानते हैं यहाँ पे सारे के सारे पूरे के पूरे पॉइंटर्स को जो आरआरबी ने यहाँ पे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड दे रखा है। तो पूरे के पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी आप नोटिफिकेशन देखते हो तो उसमें आपको मेन कंसर्न बेटा देखने को मिलता है आंखों का, आई प्रॉब्लम। वहां पे आपने देखा होगा कि 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। अब इस 3 कैटेगरी के अलावा एक B2 कैटेगरी भी है, उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे A3, B1 और C1 ये 3 कैटेगरी देखने को मिलती हैं। बस आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि अगर A3 कैटेगरी की बात करूंगा तो यहाँ पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर मैं B1 कैटेगरी की बात करूंगा तो यहाँ पे रूल मॉडरेट हैं, मतलब ठीक ठाक, थोड़ी बहुत चेकिंग और थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी है। C1 जो है सबसे लीस्ट स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है कि आप इन पोस्ट में जहाँ पे C1 की क्राइटेरिया मांगी गई है उन पोस्ट में आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हो और सेलेक्ट हो सकते हो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो चलेगा, यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस। अब क्या है सर A1, ये A3 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है, इसको भी एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब समझते हैं सबसे पहले A3 को। A3 क्राइटेरिया जो दिया हुआ है कि सर देखिए, आपको पोस्ट भी बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट में आप एलिजिबल हो अगर आप A3 को क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो तो। लेकिन पहले समझ लेते हैं उससे पहले कि व्हाट इज A3 क्राइटेरिया। A3 क्राइटेरिया है क्या। इसमें लिखा गया है बेटा कि डिस्टेंस विजन, जब आप आई टेस्ट कराते हो तो उसमें आपको डिस्टेंस विजन, नियर विजन दोनों ही चेक होता है। आपको आंखों की जो पावर होती है उसको चेक किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरी आंख खराब नहीं है, मेरा सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आप आई टेस्ट कराने जाओगे तो आपको पता चलेगा कुछ माइन्यूट डिफेक्ट भी होंगे, तो वो चीज़ पता चलेगा। और आजकल तो आपको पता है दोस्त कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे आउटलेट हैं जहाँ पे फ्री आई टेस्ट होता है, तो एक बार आई टेस्ट तो आपको जरूर कराना चाहिए। अब यहाँ पे A3 के अंदर लिखा हुआ है कि 6/9 और 6/9 विजन होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब ये दिया हुआ है A3 में। अब 6/9 क्या है सर, आपको पता होगा कि जब रीडिंग टेस्ट आपका होता है, जब वहां पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे लिखे दिखाई देते हैं, तो सबसे जो आखिरी लाइन होती है, सबसे छोटे वर्ड्स लिखे रहते हैं 6 मीटर की दूरी से, जब उनको देखते हो 20 फीट की लगभग दूरी से, तो उनमें सबसे आखिरी वाले वर्ड्स अगर आपको नेकेड आई से, खुली आंखों से आसानी से दिखाई दे रहे हैं, पढ़ पा रहे हो, तो वो 6/6 विजन होता है। उसके ऊपर वाली लाइन अगर पढ़ पा रहे हो तो 6/9 विजन है। 6/9 विजन का बस इतना सा मतलब है कि जो साधारण आदमी जो है 9 मीटर से जिस ऑब्जेक्ट को आसानी से पढ़ पा रहा है, उसको पढ़ने के लिए आपको 6 मीटर पे आना पड़ रहा है। एक लेमन लैंग्वेज में इस तरीके से आपको समझा रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा सर, आई टेस्ट कराओगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया लिखा गया और साथ साथ में विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब सर चश्मा पहनने के बाद भी, हाँ चश्मा पहनने के बाद भी बेटा, चश्मा पहनने के बाद भी अगर आपको 6/9 तक दिखाई दे रहा है तो यानी कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट में। लेकिन ग्लासेस जो होने चाहिए, उसकी पावर जो लिखी हुई है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावर भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पावर ग्लासेस के लेंसेज में बहुत ज्यादा पावर है और फिर मैं उसको देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को। तो पावर का क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया गया 2D। नियर विजन के लिए भी यहाँ पे विद और विदाउट ग्लासेस लिखा हुआ है।
है ना। जनरली स्टैंडर्ड जो होता है, नॉर्मल जो होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.6 यानी कि उसका 60% भी जो जनरली हमें दिखाई देता है उसका 60% ऑब्जेक्ट को कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो वो भी आपको दिखना चाहिए। ये स्टैंडर्ड नियर विजन के लिए इन्होंने रखा है, विद और विदाउट ग्लासेस रखा है, ठीक है। जनरली बच्चे पास हो जाते हैं इन टेस्ट में जिनकी आंख ठीक होती है, जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ साथ में जो अदर रिक्वायरमेंट है, मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मिजोपिक विजन। कुछ टेस्ट आपके कलर विजन से भी रिलेटेड वहां पे आपको कराए जाएंगे, जो कि आपको पास करने होते हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। मैं आपको बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि आपको इन सब चीजों को बिल्कुल दिमाग पे ऐसे नहीं चढ़ा लेना है कि सर मैं तो चश्मा लगाता हूं, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं, मेरा होगा ही नहीं, ये नहीं सोचना है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है बहुत लीनियंट है। यहाँ पे आपको विद और विदाउट ग्लासेस इसीलिए लिखा गया है। कई लोगों को चश्मा पहनने के बाद भी वो नहीं दिखाई देता बेटा। आप सोच रहे होगे सर चश्मा पहनने के बाद तो दिखेगा ही नहीं, आई में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ग्लासेस लगाने के बावजूद भी आपको वो विजन नहीं प्राप्त होता है जो रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपका A3 क्राइटेरिया है बेटा। फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में, है ना। बाकी क्राइटेरिया जनरल क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसी के साथ बेटा B1 क्राइटेरिया में ये जो 6/9 है और 6/12 भी कर दिया गया, 6/12 भी कर दिया गया, 6/9 भी कर दिया गया, विद और विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे ग्लासेस की पावर भी बढ़ा दी गई कि 4 डायोप्टर तक पावर होगा तब भी आप B1 कैटेगरी में लाई करते हो। क्यों इस तरीके से कैटेगरी बनाया इन्होंने? क्योंकि अलग अलग वर्क इन्वायरमेंट में अलग अलग काम होता है, वहां पे विजन की रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से चेंज होती है। ऑल्दो आप ये भी सोच रहे होगे कि सर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका विजन बाद में खराब हो जाता है, तो वो लोग क्यों नहीं निकाले जाते हैं? वो क्राइटेरिया नहीं है। वो समय के साथ डेफिनेटली इफिशियंसी कम होती है, आंखें भी खराब होती हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पे इंडिया में कोई भी इस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं है कि समय समय पे बीच में आपको टेस्ट हो रहे हैं और उसके बाद आपको निकाल दिया जा रहा है। कुछ डिपार्टमेंट छोड़ दिया जाए, डिफेंस वगैरह में छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब में ऐसे चलता है। एक बार आपकी एंट्री हो गई फिर आप मस्त अपना काम करो। यहाँ पे भी कलर विजन से रिलेटेड और सारी बाइनोकुलर विजन से रिलेटेड वही क्राइटेरिया है, फिजिकली फिट चाहिए, बस यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन थोड़ा सा मिल जा रहा है। इसके बाद सर C1 कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे सर ग्लासेस का पावर मेंशन नहीं किया गया। आप ग्लासेस का पावर कोई सा भी हो यहाँ पे इस कैटेगरी में लाई करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो 6/12 और 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस, बहुत रिलैक्सेशन मिल गया। आंखें बहुत खराब भी होंगी तो भी यहाँ पे चलेगा। साथ साथ में क्राइटेरिया के साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो आपने पहले कैटेगरी देखा है, सबसे पहले A3 वाली कैटेगरी, भाई अगर किसी की लेसिक सर्जरी हुई है, लेसिक सर्जरी होती है आंखों में, आपको पता है कि करेक्शन के लिए हम लोग सर्जरी करा लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने सर्जरी करा लिया होगा। वो सर्जरी वाले जो भी एस्पिरेंट होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, उनके लिए B1 कैटेगरी है। B1 कैटेगरी में एलिजिबल है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुआ हो तब, सर्जरी आपकी बिल्कुल अच्छे से हो गई, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं हुआ, तो वहां पे एलिजिबल होते हैं। तो याद रखना लेसिक वाले भी A3 वाले में नहीं आएंगे। अब सर इसी तरीके से C1 में बताया मैंने आपको कि यहाँ पे रिलैक्सेशन है। अब ये कैटेगरी जो है यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज, जैसे बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम है, सब डिपार्टमेंट के नाम है, और यहाँ पे कैटेगरी इस तरीके से। B2 थोड़ा सा और रिलैक्स है B1 की तुलना में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समझना है हमें कि सर ये जो डिपार्टमेंट है इसमें से कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो A3 क्राइटेरिया मांगते हैं इलेक्ट्रिकल में, TRD हो गया, EMU हो गया। जनरल सर्विसेज में B1 मांगा जा रहा है सर, प्रोडक्शन यूनिट डिजाइन एंड ड्राइंग में C1 मांगा जा, वर्कशॉप में C1 मांगा जा रहा है। तो कहीं कहीं बहुत रिलैक्सेशन है ना, कहीं कहीं आपको कम रिलैक्सेशन है। तो उसके हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मैं कौन सी कैटेगरी में एलिजिबल होऊंगा। हालांकि ये सारा का सारा टेस्टिंग तब होगा जब आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, फाइनल आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हो और आप सपोज करो कि कुछ ऐसी कैटेगरी आपको मिली है जिस कैटेगरी में आपके पास जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया के हिसाब से आपका मेडिकली फिट नहीं होते हो, तो फिर उनको बाहर किया जाता है। लेकिन इतनी लीनियंसी होती है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्शन रेट बहुत कम होता है। इसको ध्यान में रख के कोई ये सोच रहा है कि सर पढ़ाई करूं कि ना करूं, अभी तो मेरे पास चश्मा है सर क्या हो पाएगा। भाई मेरे बस एक ही बात बोलूंगा, सिलेक्शन अगर तुमने एग्जामिनेशन में ले लिया तो मेडिकल में भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब तक आपके पास कोई बहुत डैमेज, बहुत मेजर डैमेज ना हो आपकी आंखों पे, ठीक है। जिनको बहुत मेजर डैमेज है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं। इसी तरीके से देख सकते हो सिविल वालों के लिए इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं जहां पे अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ब्रिज है A3 क्राइटेरिया, R&D है B1 है, यहाँ पे डिजाइन एंड ड्राइंग है C1 क्राइटेरिया, प्रोडक्शन यूनिट C1,
ठीक इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो है डिज़ाइन में अगर देखा जाए R&D है तो इसके लिए अलग क्राइटेरिया है। ठीक इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया, ट्रैक मशीन है, ट्रैक मशीन में A3 क्राइटेरिया दिया गया, प्रोडक्शन यूनिट में C1। तो ये आपको आपके नोटिफिकेशन फॉर्म में ही इंटैक्ट है ये सारी चीज़ें। बस समझाने का पर्पज़ यही था कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है तो आपको पता भी होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पूरे मन से पढ़ाई करूँ, इन सब चीज़ों को लेके मैं परेशान ना रहूँ। तो विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस आप यहाँ पे अलाउड हो। इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है? तो बस पढ़िए। मैकेनिकल वालों के लिए भी देख सकते हो इस तरीके के क्राइटेरिया हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए B1, B2, C1, B2, B1, C1, C1 यहाँ पे ज़्यादातर क्राइटेरिया जो है B1, B2 और C1 ही है। मैकेनिकल वालों के लिए तो थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है ही, दिख ही रहा है। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए भी देख सकते हो यहाँ पे क्राइटेरिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वर्कशॉप, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो बस फ़ोकस्ड वे में पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए। एग्ज़ामिनेशन में आपको पता है CBT 1 होगा, CBT 1 क्लियर करोगे, CBT 2 होगा, फिर बारी आती है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तब तक पूरा माइंड हमारा फ़ोकस्ड वे में केवल और केवल अपने कंटेंट पे होना चाहिए। कंटेंट को पढ़िए अच्छे से और होपफुली आपका CBT 1 भी निकलेगा और CBT 2 भी निकलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और साथ-साथ में ये भी बताना कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या लगता है, आपकी आई प्रॉब्लम है या फिर आपके ग्लासेस की पावर ज़्यादा है। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका मैं जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच।